कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका महत्वपूर्ण पेपर है और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसका आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आपको इस पेपर को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2024 आपका अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का पेपर है। और आपको मार्क्स 80 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। साथ ही आपके आते हैं निर्देश, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका 41 रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ वीडियो लाए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमने यहाँ पर जूम कर लिया तो आप अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन। ठीक है, पहले का आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो आपका दूसरे का रहेगा सा करेक्ट आंसर शून्य होती है। फिर आपका तीसरा आता है औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो जो यहाँ पर औसत लागत वक्र का आकार होता है वो होता यू अक्षर जैसा। ठीक है, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, चौथे करेगा आपका करेक्ट आंसर न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर आपका पांचवा आता है समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। फिर आपका छठवां आता है भारत केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो आपका भारत केंद्रीय बैंक है वो है आपका RBI। ठीक है, 6 में का आपका जो यहाँ पर भारत केंद्रीय बैंक है वो आपका RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने आपको यहाँ पर फुल फॉर्म भी बता दिया। तो आपका 6 में करेगा करेक्ट आंसर। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। जो आपका पहला आता है पहले करेगा आपका करेक्ट आंसर। तो हम आपको यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देखिए। फिर आपका दूसरा आता है, दूसरा देख लीजिए, इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो आपके इससे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा। जो आपका तीसरा आता है तीसरे का आपका करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा आपका रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, तो चौथे का रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर पाँचवा आता है तो पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 6वां आपका आता है 6वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाती हैं और आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। साथ ही आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना जिससे आपके यहाँ पर गैलरी में सेव होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट बारी बारी से लेते चलना है। फिर आपके आते हैं रिक्त स्थानीय पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार डॉट अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका व्यष्टि। ठीक है, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है व्यष्टि। ठीक है, यही आपका पहले का आंसर रहेगा। ठीक है, व्यष्टि। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस स्थिर लागत। ठीक है, दूसरे का आंसर रहेगा आपका स्थिर लागत। ठीक है, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका स्थिर लागत। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है दीर्घकालीन कीमत को डॉट कीमत कहा जाता है। तो यहाँ पर दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत कहा जाता है। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका सामान्य। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि। ठीक है, व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो आपका चौथी का आंसर रहेगा समष्टि। ठीक है, समष्टि आपका चौथी का आंसर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है राष्ट्रीय आय में केवल। ठीक है, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पाँचवीं का आंसर रहेगा आपका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला व्यय गैर योजनागत व्यय है। ठीक है, गैर योजनागत व्यय है। तो आपका 6वें का आंसर है गैर योजनागत। ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं लिखित सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका स्थिर लागत और तीसरे का आंसर आपका सामान्य, चौथे का आंसर आपका समष्टि और पाँचवें का आंसर आपका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य और 6वें का आंसर आपका गैर योजनागत। ठीक है, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर आता है रिक्त स्थान, दूसरा और जो इनके आंसर है वो आपको यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके याद कर लेने। तीसरा आता है चौथा, पाँचवा, 6वां। अब आती हैं आपकी सहयोगी बनाई 6 नंबर 7 नंबर की आती हैं स्तंभ आओ बामें सहयोगी। पहली आपकी आती हैं
NNP, तो इसे आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। दूसरी आती है GNP, तो इसका आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। जो तीसरी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो इसको आपको दोहरे संयोग का अभाव से मैच करना है। जो चौथी आती है MPC, तो इसको आपको सीमांत उपभोग प्रगति से मैच करना है। पाँचवीं आती है केंद्रीय बैंक, तो इसको आपको RBI से मैच करना है। जो छठवीं आती है व्यावसायिक बैंक, तो इसको आपको SBI से मैच करना है। और जो सातवीं आती है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो इसको आपको विनिमय का माध्यम से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही होनी 7 नंबर की वो कंप्लीट हो जाती हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया था, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य है, यानी पहला आपका गलत है, नहीं असत्य है। और दूसरा तक कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, तो दूसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और तीसरा तक कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया था, तो जो आपका तीसरा आपका असत्य रहेगा। और चौथा आता व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया था, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा आता उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है, तो जो आपका पाँचवा आपका क्या रहेगा, पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, तो छठवां भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका सत्य का सॉल्यूशन। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य रहेगा, तीसरा भी असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, ये आपका सत्य का सॉल्यूशन है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों आपका एक साथ एक ही फोटो में सेव हो जाएगा गैलरी में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। फिर आपके आते हैं एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए। आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम होता है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी। तो यहाँ पर जब सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है कम होगी, ठीक है। तब कुल उपयोगिता कम होगी, कम आपको यहाँ पर क्या की जगह पर कम लिखना है। फिर तीसरा आता है एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है। और चौथा आता है पृथ्वी इकाई लाभ का सूत्र लिखिए। और पाँचवा आता है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो जो आपका तीसरा है, चौथा, पाँचवा, तीसरे चौथे पाँचवें का आंसर आपको खुद करना। और जिसको भी पता हो तीसरे चौथे पाँचवें का आंसर वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो सभी को यहाँ पर तीसरे चौथे पाँचवें का आंसर कमेंट में लिखना है। और जो भी यहाँ पर सही आंसर लिखिएगा उनका यहाँ पर कमेंट को हम लाइक कर देंगे, ठीक है। साथ ही आपको कमेंट को पिन भी कर देंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए GDP का पूरा नाम लिखिए। और फिर आपका यहाँ पर आता है सातवां मूल, ठीक है। जो आपका GDP का पूरा नाम रहेगा वो रहेगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आपका GDP का पूरा नाम रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। फिर आपका सातवां तो मूल का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है। तो यहाँ पर मूल का संचय मुद्रा का आपका दूसरा कार्य है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर का सोल्यूशन। पहले का आंसर आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दूसरे का आंसर आपका कम, और तीसरे चौथे पाँचवें का आंसर आपको खुद करना है। और यानी और सभी को कमेंट में भी लिखना है। और छठवें का आंसर देख लीजिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो आपका यहाँ पर दिया गया सातवां मूल का संचय मुद्दा कौन सा कार्य है, तो यहाँ पर दूसरा कार्य है। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 6 आता सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, अथवा आता मिश्रित अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको क्वेश्चन दिया सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, तो ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और पूरा याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर जो इसका अथवा का आंसर आपको खुद करना, ठीक है। फिर आपका आता उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है, यह क्या बताता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ऊपर प्रश्न दिया गया। और साथ ही इसका उत्तर देख लीजिए, संभावना वक्र का ढाल सीमांत रूपांतरण दर का माप होता है। यदि हम एक अवतल वक्र पर बाएं से दाएं चलें तो उसके ढाल का मूल्य बढ़ता जाता है, अतः सीमांत रूपांतरण दर भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से आपका इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा, तो अथवा का उत्तर आपको खुद करना है। और साथ ही आपको बता दें, जो आपको ऊपर का प्रश्न साथ ही अथवा का, दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है, ठीक है। फिर आपका 8वां आता सीमांत लागत और औसत लागत में आपको दो अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सीमांत लागत और औसत लागत में आपके 3 अंतर दिए गए। पहला आपका यहाँ पर देख लीजिए, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत उत्पाद घटती है, ठीक है। आपका पहला यहाँ पर पॉइंट आता है, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंट को आपका लिख देना है। आपका यहाँ पर सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर हो जाता है। और अब यहाँ पर जो इसका अथवा था परिवर्तनशील लागत का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है।
फिर आपका आता 9 में आता बाजार संतुलन का आशा समझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, इस बाजार में गति तो होती है किंतु गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आपके समझते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर इसका आंसर वो देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आपके समझते हैं, आपका यहाँ पर ऊपर प्रश्न दिया गया है। ठीक है, आपका यहाँ पर ऊपर प्रश्न दिया है, साथ ही इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इसका अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है आरबीआई की 2 कार लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके आरबीआई की कार। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के बुनियादी कार है, यानी जो आपका आरबीआई रहता है उसका मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कार आपके यहाँ पर दिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। और इसका जो उत्तर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज का उत्तर। ठीक है, तो पूरा आपको याद कर लेना, आपका ऊपर यहाँ पर दिया गया प्रश्न और नीचे उत्तर दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर इसका अथवा सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय, तो इसका उत्तर आपको खुद करना है। फिर आपका 13वां आता राष्ट्रीय आय गणना, किन्हीं राष्ट्रीय आय की गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। अथवा आता सरकारी बजट के 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सरकारी बजट के आपके 4 उद्देश्य दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 उद्देश्य कर लेना। ठीक है, ये आपके यहाँ पर सरकारी बजट के यहाँ पर 4 उद्देश्य हो जाते हैं, तो आपको कोई 2 याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका आता है अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए बजट रेखा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बजट रेखा किसे कहते हैं, आपको उसी का उत्तर है। तो जल्दी से आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, पूरा आपको याद कर लेना, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन आता अनाधिमान वक्र किससे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इसका उत्तर। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया अनाधिमान वक्र से आपके समझते हैं या ठीक है, अनाधिमान वक्र किससे कहते हैं, एक ही चीज़ है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। अनाधिमान वक्र वस्तुओं के वैकल्पिक संयोजनों को प्रस्तुत करने की एक ग्राफीय तथा सरल विधि है, जिसमें उपभोक्ता के अनुसार सभी संयोजनों की समान संतुष्टि प्राप्त होने की आशा होती है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है। अब 16वें का अथवा देख लेते हैं। तो 16वें का आपका अथवा आता किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 3 लक्षण लिखिए। अथवा आता लाभ अधिकमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता समग्र मांग का क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए। इसका अथवा आता निम्न मांग किसे कहते हैं, इसके ठीक करने की कोई 2 पार्ट लिखिए। ठीक है, आपके 3 नंबर के प्रश्न हो रहे हैं। फिर आपको इसमें आता राजस्व व्यय एवं तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए कोई 3। अथवा आता राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में भेद कीजिए कोई 3। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, आपका फिर यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है। तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, आसमान सीमांत उत्पादन नियम या परिवर्ती अनुपात नियम को चित्र द्वारा समझाइए। इसका अथवा आता उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। फिर आपका आता है 22वां सरकारी बजट को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अथवा। फिर आपका 23वां और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में 4 अंतर लिखिए। इसका अथवा आता निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल लागत सारणी को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत 10 रुपये दी हुई प्रत्येक स्तर पर लाभ की गणना कीजिए। तो फाइनली जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पेपर का PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको पेपर PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।